सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस सर। ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्ले एंड इट्स थ्योरीज। देन आफ्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या खेल प्रशिक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्स में यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, ठीक है। और जो लोग खासकर EMRS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जरूर पढ़ें और समझें। देखिए, इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी कुछ चैप्टर होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उसमें आपका रोट लर्निंग काम करता है। उसमें आपका रोट लर्निंग काम करता है, ठीक है। रोट लर्निंग जानते हैं क्या होता है? रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना। जैसे कुछ हिस्ट्री वाले चैप्टर्स थे, उसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, डेट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। 3.1 स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, इसके एम, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। लोड रिकवरी क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलोड क्या होता है, और सबसे खास टॉपिक जो है बायोमोटर एबिलिटीज, ठीक है। यहां तक हम लोग आज हो सकता है पढ़े। बायोमोटर एबिलिटीज बताऊंगा क्या होता है। फिजिकल फिटनेस को ही नए रूप से कहा जाता है जब हम स्पोर्ट ट्रेनिंग में पढ़ते हैं तब, ठीक है। और उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं और उसके डेवलपिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसमें आपका सारा स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस वगैरह आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। ओके, तो व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। पहले तो हम लोग समझते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। जब भी किसी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, कोई चीज सीखने के लिए, कोई चीज भी सीखना आपको है, और सीखने के लिए आपको जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी के द्वारा, यानी आपको ट्रेंड किया जाता है किसी भी चीज पर, ताकि आप उस चीज में अपनी जो महारत है उस चीज को हासिल कर पाए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनिंग में जो ट्रेनर होता है, जो कोच होता है, वो क्या करता है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कोई भी चीज कैसे आपको करनी है। ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ती हमको है, वो हमको जरूरत पड़ती है इसकी इसकी जो हमको जरूरत पड़ती है, वो ज्यादातर की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत हमको इसलिए ज्यादा पड़ती है ताकि आप अधिक से अधिक क्या कर सके, प्रैक्टिकल चीजों को सीख सके, ठीक है। जैसे आपको अगर बाइक चलाना भी सीखना है या मोटर कार चलाना सीखना है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास एक ट्रेनर होता है जो आपको बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे क्या चीजें करनी है। आप जिम में जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करना है, तो वहां भी ट्रेनर होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ बात करेंगे। इसके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या होता है, हम चीजों को अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं और सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या करता है, इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत कोच के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जब खिलाड़ी अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। यानी कि जो भी मीन्स और मेथड, मीन्स मतलब कि माध्यम, जो भी तरीके बताए गए आपको, जो भी तरीका बताया गया, जो सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया गया कोच के द्वारा, और उस कोच के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन से आप क्या करते हैं, आपके अपने परफॉर्मेंस में जब इंप्रूवमेंट होता है और आप अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो द वर्ड ट्रेनिंग इज मीन्स दैट एनी एक्शन हैज टू बी डन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ट्रेनिंग हमेशा जब भी होगा कोच के द्वारा तो सिस्टमैटिक होगा, ठीक है। और इसी सिस्टमैटिक के कारण ये क्या हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है। साइंटिफिक स्पोर्ट ट्रेनिंग आपने पढ़ा भी होगा। साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि उसमें हर एक चीज का सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक चीज क्रम के अनुसार होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे लूँ कि कभी भी कोई, मान लीजिए मेरे पास प्लेयर आया
और बोला कि सर मुझे फुटबॉलर बना दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई प्लेयर आया मेरे पास और मुझसे बोलता सर मुझे फुटबॉलर बना दीजिए। सो व्हाट विल बी डू फर्स्ट, मैं पहले क्या करूंगा, ठीक है, पहले मैं उसके अंदर, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले हम फिटनेस को डेवलप करेंगे। ये ऐसा नहीं कि पहले आते ही हम लगे उसको स्किल सिखाने, स्किल का नंबर बाद में आएगा, है ना। पहले उसके अंदर, क्योंकि फुटबॉल में 90 मिनट का गेम होता है, तो पहले खिलाड़ी के अंदर 90 मिनट दौड़ने का स्टेमिना होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यही सब सिस्टमैटिक, पहले फिटनेस होता है, फिर स्किल होता है, फिर टेक्निक होती है, फिर टैक्टिक्स होती है, फिर स्ट्रेटजी होता है। तो ये कब कब सीखना चाहिए, यही आपको कोच के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वही सिस्टमैटिक चलता है एंड इंस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है। हिंस इट्स पर्पज इज टू डेवलप टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ मैन, दैट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मतलब कोई भी खिलाड़ी, जब स्पोर्ट्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी खिलाड़ी को जब किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जाए और खिलाड़ी उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करके जब अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। आइए अब आपको बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक principles aim at preparing sportsmen for higher level performance in sports competition। स्पोर्ट ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या बता रहा है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इज पेडागोजिकल। पेडागोजी आप पढ़ते एक जगह और पढ़ते, पेडागोजी क्या कहते हैं, पेडागोजी का हिंदी मतलब किसी को पता है? पेडागोजिकल का हिंदी मतलब होता है शैक्षणिक प्रक्रिया, शैक्षणिक। ये क्या होता है, शैक्षणिक प्रक्रिया है। पेडागोजिकल मतलब होता है, मतलब कि शिक्षा के द्वारा सिखाया। ट्रेनिंग हम किसी को देते हैं तो बिना इंस्ट्रक्शंस के नहीं दे सकते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक, मैंने जहां भी देखा हुआ है एग्जाम्स में, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाता है। तो आपको पकड़ना होता है कि ये किसने दिया। देखिए 4-5 डेफिनेशन स्पोर्ट ट्रेनिंग के फेमस हैं, जहां के क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग के डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपका यूपीएलटी में भी आया है, टीजीटी एग्जाम्स में भी आ चुका है और पूछा गया है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो हमको पकड़ना कैसे है, देखिए पकड़ना ये है, आपको बस यही वर्ड पकड़ना है कि जिस डेफिनेशन में पेडागोजिकल वर्ड प्रोसेस दिखेगा, पेडागोजिकल प्रोसेस वर्ड दिखेगा, वो हरदयाल सिंह के द्वारा दिया गया है, डॉक्टर हरदयाल सिंह। बहुत ही अच्छी इनकी बुक है स्पोर्ट ट्रेनिंग। अगर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इनकी बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो स्पोर्ट ट्रेनिंग होता है, वो स्पोर्ट ट्रेनिंग आपका पेडागोजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि शैक्षणिक प्रक्रिया है जो कि साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। बिना सिद्धांत के हम किसी को वो नहीं दे सकते स्पोर्ट परफॉर्मेंस, जो कि प्रिपेयर करता है स्पोर्ट प्लेयर को उसके हायर लेवल परफॉर्मेंस को अचीव कराने में, ताकि वो कंपटीशन में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके मेडल अचीव कर सके। यही हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट ट्रेनिंग को एक नॉर्मल भाषा में जीटीएमटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जनरल थ्योरी और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड किए जाते हैं। जनरल थ्योरी में जैसे आपके फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजियोलॉजिकल जो आपका ट्रेनिंग होता है, जो थ्योरी होता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है कि कितना हमको लोड देना चाहिए, कैसे लोड देना चाहिए, ऑर्गन की कैपेसिटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ओवरलोड कैसे हो जाता है। तो जर्नल थ्योरी का इस्तेमाल होता है, प्लस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसको हम साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का हमारा जनरल थ्योरी भी है और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी है। इसमें क्या हो रहा है, जनरल थ्योरी में थ्योरीज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यानी कि जब ड्यू टू द ट्रेनिंग हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके थ्रू हमारे ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट होते हैं, हमारे साइकोलॉजी पर, यानी परफॉर्मेंस जब खिलाड़ी करता है तो उसके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर, उसका जो मूवमेंट होता है, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, यानी कि टीम बनाने के लिए आपको एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम कोहेजन होना चाहिए। और
खिलाड़ी का जो डाइट होता है वो अलग प्रिपेयर होता है। तो इन सब थ्योरी की जरूरत पड़ती है हमको, इसके अलावा और भी थ्योरी जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको कहा गया है जीटी यानी जनरल थ्योरी। और दूसरा क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हम सीखते हैं हाउ टू मोटर एक्विजिशन, कैसे मूवमेंट और स्किल्स को सीखा जाता है, कैसे हाउ टू वर्क आवर मोटर कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, इसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से देखिए जो हाईएस्ट आप आता है वो आपका हैरे का भी आता है, मैथवे का भी आता है, ठीक है, मार्टिन का भी आता है, हरदयाल सिंह का। ये चार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको इसके अंदर पेडागोजिकल वाला वर्ड निकलवाया था, वैसे ही आप सब में अलग अलग वर्ड्स निकाल के इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन आपको सिखाया था कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। जो एम होता है स्पोर्ट ट्रेनिंग का वो क्या होता है, वो होता है अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये एम तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप तभी हाई लेवल परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे जब पहले आपकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस और कंडीशनिंग। दूसरा होता है टेक्निकल स्किल, इसके बाद आपको टेक्निक और स्किल सिखाई जाएगी। देन आफ्टर टैक्टिकल इफिशियंसी, यानी कि आपके अंदर चीजों को कंट्रोल, जो आप खेल खेल रहे होते हो उसको हाउ टू कंट्रोल, कैसे बॉल को कंट्रोल करना है, कैसे चीजों को करना है, एक चालाकी कहते हैं ना, चालाकी कहते हैं स्पोर्ट्स में, वही टैक्टिकल होता है, टैक्टिक्स भी कहते हैं इसको। तो इसकी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे आप अपने स्किल्स को गेम के सिचुएशन में कैसे उसको ठीक करते हो, या कैसे आप गेम को सिचुएशन में उसको अच्छे से परफॉर्म करते हो, वही आपका होता है टेक्निकल इफिशियंसी। इसके बाद ये आपका एजुकेशनल प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, एजुकेशनल प्रोसेस है, यानी कि शैक्षणिक प्रक्रिया है। ये बता कर ही कर सकता है आदमी, दिखा कर ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को खाली बोल दिया और हमने उसको करके दिखाया ही नहीं या उसके बारे में जानकारी दी ही नहीं, तो कोई बंदा हवा में देख के नहीं सीख जाएगा। जब तक उसको एक एक चीज का इंस्ट्रक्शंस कायदे से नहीं देंगे तब तक वो चीजों को, स्किल्स को परफॉर्म कैसे करेगा। अब हमें किसी को स्किल सिखाना है, जब तक इस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे उस बंदे के सामने जिसको हम सिखाना चाहते हैं, तब तक वो चीजों को करेगा कैसे। तो सबसे पहले कोच को खुद आना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट। ये देखिए जो आपका पूछा गया है, ठीक है, एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ये कभी कभी क्या करता है चारों ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा ए ये दे देगा, बी ये दे देगा, सी यहाँ दे दिया, डी यहाँ दे दिया। अब एक दो ई अपने मन से जोड़ देगा, जैसे स्ट्रेटजी। ठीक है, एफ अपने मन से जोड़ देगा, ऐसे उसने जोड़ दिया, एफ अपने मन से जोड़ दिया। जैसे एक वर्ड यहाँ पे स्टाइल, या इसी तरह से एक वर्ड और जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम को दर्शाता है। तो आपको बस ये चार पिक करना है, ओनली ए बी सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ई और एफ इज नॉट करेक्ट। इसी को इंटर एक्सचेंज कर देते हैं और यही आपको एग्जाम में देंगे। तो जो लोग ईएमआरएस का एकलव्य मॉडल, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल का तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सेम एज द पैटर्न ऑफ केवीएस। क्योंकि जो पेपर सेट करेगा वो सीबीएसई कर रहा है पेपर सेट। ठीक है, और सीबीएसई जब पेपर सेट करता है तो उसका लेवल सेंट्रल लेवल से होता है, और सेंट्रल लेवल के जो पेपर होते हैं जैसे सीटेट वगैरह आपने देखा होगा, उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिसको भी ये जो नोट्स आप देख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पर, अगर चाहिए तो आप ये नंबर पर कॉल करके इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, आप अपना होम एड्रेस सेंड करिएगा, आपको इसका नोट्स जो है वो बुक के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा होम डिलीवरी के साथ। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। मतलब
प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैंने भी बताया था कि हमारा जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो सिस्टमैटिक होता है, और कोई भी चीज जब सिस्टमैटिक होता है तो एक साइंटिफिक होता है, तो साइंटिफिक को अंदर एक आपको सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जब भी कोई चीज साइंटिफिक होगा तो साइंस के पीछे कोई न कोई लॉ लगा होता है, कोई न कोई प्रिंसिपल लगा होता है। यानी कि आप का एम ये है कि किसी भी खिलाड़ी को हायर लेवल अचीव कराना। अब वो खिलाड़ी हायर लेवल अचीव तब कर पाएगा जब इनके सिद्धांतों का पालन करेगा। इनके सिद्धांतों का यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग के दिए हुए सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा तो वो हायर लेवल परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी। यानी जब भी आप किसी चीज की ट्रेनिंग करते हो तो आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार बनना बहुत जरूरी है, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं होते हो, बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक करते हो अपनी ट्रेनिंग में, तो आप अपने परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाओगे। समझ में आया? दूसरा कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन। प्रिंसिपल मतलब कि जित हमारे टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग रोल होता है, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहले तो हम उनको ट्रेनिंग एक सामान्य तौर पर देंगे, फिटनेस की ट्रेनिंग सबकी समान नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें आपको फुटबॉल गेम का, तो फुटबॉल गेम में जो मिड प्लेयर होगा, जो मिडफील्ड से खेलता है उसका अलग होगा, जो फॉरवर्ड खेलता है वो अलग होगा, जो डिफेंडर होगा उसकी ट्रेनिंग फिटनेस की भी अलग होगी, स्किल्स की भी अलग होगी, जो गोलकीपर होगा उसकी ट्रेनिंग अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए वो इंसान का दो चीजों पर देखना चाहिए। एक तो वो जेंडर कौन सा है, एक तो वो एज क्या होता है उसका, उस हिसाब से हमें अलग अलग, एक उसका प्लेयर का हमारे टीम में रोल क्या है, इस हिसाब से अलग अलग करना चाहिए। नेक्स्ट हमको ध्यान देना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। यानी कि खिलाड़ी को जो भी हम टास्क दे रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, वो ट्रेनिंग लोड उसकी क्षमता से ऑप्टिमल लोड होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हाई और ना तो बहुत ज्यादा लो। ये पूछा जाता है कि खिलाड़ी को किस प्रकार का लोड देना चाहिए, तो खिलाड़ी को हमेशा ऑप्टिमल लोड देना चाहिए, ठीक है, ना तो बहुत, उसकी क्षमता से ओवर रोल रखेंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे, और हमेशा लोड को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर स्टे कर दिए। अगर आप एक जगह पर स्टे कर जाएंगे तो उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगा, बढ़ेगा नहीं। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये आप जरूर रखिए। अगर आप जैसे मुझसे बोलते हैं कि सर मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे नींद आने लगती है या मुझे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो डेली टाइम देख लीजिए, आप डेली खाली 2 मिनट बढ़ा दीजिए, 2 मिनट्स ओनली। अगर आप 2 मिनट डेली बढ़ा देंगे तो आप देखिएगा एक दिन आप 5-5 घंटा भी पढ़ेंगे, मतलब आदत डालिए, तो यही आपका जो 2-2 मिनट का लोड बढ़ाया जा रहा है आपके ऊपर, यही आपका लोड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमैटिक प्लान। जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो एक प्लान के तहत होना चाहिए। ठीक है, विदाउट प्लान कैसे हमें क्या करना है, हर एक चीज का प्लान होना चाहिए। बिना प्लान का प्रैक्टिस कराएंगे तो वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकिलसिटी ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो चलना चाहिए वो तीनों साइकिल के हिसाब से चलता है, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और मैक्रो साइकिल। ये साइकिल के हिसाब से कि किस साइकिल में इंडिविजुअल सेशन कैसा होना चाहिए, डे का सेशन कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग सेशन कैसा होना चाहिए, ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। अगर साइकिल का यूज नहीं करेंगे तो फिर ट्रेनिंग बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को हमेशा कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आपको ये पूछेगा, ये सब पूछता है और इनको एक्सप्लेन करके देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ऑफ लोड में क्या होता है, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग लोड की। ट्रेनिंग लोड होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए जब हमने किसी को कोई भार दिया, भार मतलब कोई वेट वाला भार की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जैसे आपको हमने कोई कार्य दिया,
उस कार्य को करने के लिए आपने अपना, मान लीजिए कोई आपको ऑफिस से काम मिला, तो आपने अपना दिमाग खर्च किया, तो वो आपके दिमाग के ऊपर क्या पड़ा, आपके दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा भार पड़ा। इसी चीज को जब हम ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग में कहते हैं, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लोड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी खिलाड़ी को, ठीक है, जब किसी खिलाड़ी को उसके फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बर्डन देते हैं, यानी कि जब हम किसी खिलाड़ी को प्रिपरेशन कराते वक्त कोई टास्क देते हैं कि आपको ये फिजिकल टास्क, वो फिजिकल टास्क के थ्रू खिलाड़ी के जो होमियोस्टेसिस यानी अंदर का इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं लोड, मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिस्टर्ब होता है, उसके ऊपर भार पड़ता है, उस टास्क को करने का कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोड पड़ता है, उसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड। जब किसी खिलाड़ी को तैयार किया जाता है तो ड्यूरिंग द वर्कआउट जब उसको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है और उस टास्क को जब वो कंप्लीट करता है, उस टास्क के द्वारा जब उसके मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होते हैं या फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब मतलब अच्छा वाला डिस्टर्ब, यहाँ कहने का मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी जब डेवलप होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड। यानी इट इज अ फिजियोलॉजिकल, यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल थ्रू मोटर स्टिमुलस। यानी कि मोटर मूवमेंट के द्वारा जब हम किसी खिलाड़ी को साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स के तहत कोई उसको मोटर मूवमेंट कराकर कोई भार या कोई टास्क देते हैं मोटर मूवमेंट से संबंधित, और वही खिलाड़ी के ऊपर क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस को जब इंप्रूव करता है तो उसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड। यानी हमने आपको कोई टास्क दिया है और उस टास्क के द्वारा आपका, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम इंप्रूव हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो वही चीज आपके लिए क्या कहलाएगी, ट्रेनिंग लोड कहलाएगी। समझ में आ रहा है बात? जी सर। ये लोड बहुत समझिएगा, ये लोड का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम वाला वेट ट्रेनिंग दे दिया। लोड का, ट्रेनिंग लोड का मतलब वेट से नहीं है, एक बात याद रखिए, कभी भी वेट नहीं हो सकता ट्रेनिंग लोड का मतलब, ठीक है। हाँ, जब स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा वहां पर लोड के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, वेट को। लेकिन अभी यहाँ पे हम सारी चीजों को बात कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी जब होता है तो कैसे उसको हम चीजों को सही करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए, खेल प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को दिया जाने वाला कार्य ही वर्कलोड कहलाता है। सिंपल सा मालूम है, ट्रेनिंग लोड कहलाता है, जिसे खिलाड़ी द्वारा कार्य पूरा करने पर उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, खेल प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को दिए जाने वाला जो कार्य है वही उसका ट्रेनिंग लोड कहलाता है। अब ये दो प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है आउटर लोड और एक होता है इनर लोड। हालांकि ये इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए क्या होता है। आउटर लोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने, आपको टास्क दिया है तो बहुत ही टफ टास्क है, तो वो टास्क में एक्सरसाइज आप बहुत प्रकार से आपको करना पड़ रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से मूवमेंट करना पड़ रहा है। तो जो चीज बाहर दिखता है ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग लोड को आपको कोच ने दे दिया, अब उस ट्रेनिंग लोड में ऐसे ऐसे मूवमेंट्स उसने कराए, ऐसे ऐसे टास्क आपसे कराए जा रहे हैं जो देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाता है, आउटर लोड हो जाता है। देखने में लगना चाहिए, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किस क्वालिटी कराई जा रही है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लोड, आप देखिए इंटेंसिटी का मतलब समझ लीजिए, यहाँ बहुत ही काम आने वाली चीज है, आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जो कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप, हर एक इंसान की एक 100% क्षमता होती है, होती कि नहीं होती है। अब जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो क्या ट्रेनिंग अपना 100% क्षमता से करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का जो समय होता है वो लगभग 2 आवर्स होता है, 2 घंटे की ट्रेनिंग चल रही है आपकी।
तो आप ये बताइए कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 घंटे हम चलाएंगे तो आप 100% क्षमता से 2 घंटा कोई ट्रेनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ एफर्ट, इसको कहोगे एफर्ट, यानी आपके प्रयास का 100% क्षमता का कितना प्रतिशत आप लगाएंगे कि आप 2 घंटे कार्य कर पाएंगे। तो आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो एफर्ट, डिग्री ऑफ एफर्ट भी कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ एफर्ट। आसान शब्दों में समझिएगा इसको, डिग्री ऑफ एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या है कि प्रयास का कितना प्रतिशत आपको लगाना है अपने बेस्ट 100% का। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपको इंड्योरेंस को डेवलप करना है। अब आप 100% स्पीड से दौड़ेंगे, 100 मीटर ही दौड़ पाएंगे या 200 मीटर दौड़ पाएंगे या 400 मीटर दौड़ पाएंगे। तो क्या 200-400 मीटर दौड़ने से आपके अंदर इंड्योरेंस डेवलप हो पाएगा? नहीं डेवलप हो पाएगा ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम इंड्योरेंस डेवलप करने के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो यहां पर हम 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे, एफर्ट को कम कर देंगे, अपने बेस्ट का 60 से 70% एफर्ट लगा के ही कार्य को करेंगे। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है दो, मतलब समझिए, स्पीड ऑफ वर्कआउट, अपने 100% बेस्ट पॉसिबल क्षमता का कितना प्रतिशत स्पीड से हमको वो कार्य करना है, या दूसरे शब्दों में डिग्री ऑफ एफर्ट, कितने प्रयास के साथ करना है। क्योंकि ट्रेनिंग के समय आपका जो लोड होगा वो बड़ा होगा। कंपटीशन के समय तो आप 100% परफॉर्मेंस करेंगे, कंपटीशन के समय आप 100% परफॉर्मेंस तो करेंगे, बट जब आपकी ट्रेनिंग की बात हो रही है और ट्रेनिंग का आवर्स ज्यादा होता है तो वहां पर आप अपनी 100% क्षमता का अभ्यास नहीं करेंगे। वहां पर आपका टास्क की इंटेंसिटी देखी जाएगी कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, डिग्री ऑफ एफर्ट कैसा कराया जाता है। समझ में आ रही बात? जी सर, आ रही है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लोड, देखिए वॉल्यूम ऑफ लोड को हम लोग ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट के नाम से जानते हैं। मैं आसान भाषा में बता रहा हूं इसको, और किस शब्दों में कहते हैं, सिनोनिम्स बता रहा हूं एक तरीके से, समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ लोड मतलब जैसे आपको ट्रेनिंग दिया गया, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको टोटल 2 घंटे टास्क कराए गए, या जितने घंटे आप टास्क किए, उस टोटल ड्यूरेशन को ही ट्रेनिंग लोड या लोड वॉल्यूम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि एक सेशन में आपका लोड वॉल्यूम कितना रहा, आपने कितने घंटे टास्क दिए। तो टास्क को हम लोग ड्यूरेशन के हिसाब से या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब कितनी बार हमने उसको परफॉर्म किया। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिपीटिशन कहते हैं, एक एक्सरसाइज को कितनी बार रिपीट किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सब साइंटिफिक टर्म्स यूज हो रहा है। लोड वॉल्यूम को समझिएगा कि इसको हम ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट के इक्वल टू मानते हैं कि आपने एक टास्क को कितने घंटे या कितने देर तक परफॉर्म किया, और एक टोटल ट्रेनिंग सेशन में आपने कितने घंटे टोटल ओवरऑल परफॉर्म किया, कितने घंटे टास्क परफॉर्म किया आप, वही आपका लोड वॉल्यूम कहलाएगा। समझ में आ गया? यस सर। है ना। तो आउटर लोड, इनर लोड थोड़ा समझ लीजिएगा। इनर लोड में क्या होगा, जैसे आपका पसीना निकल रहा है, आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू द ट्रेनिंग लोड व्हेन यू परफॉर्म एनी टास्क गिवन बाय द स्पोर्ट्स कोचेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, वही सब क्या हो जाएगा आपका, वही उसका रिजल्ट, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका स्वेटिंग आना, जैसे आपका स्वेटिंग आना, ठीक है, सिम्टम देखिएगा, कलर ऑफ स्किन का चेंज होना, रेडनेस, आपके चेहरा लाल हो जाना, फटीग लेवल आपके चेहरे पे दिखना,
लैक ऑफ कंसंट्रेशन का होना, ये सब आपका इनर लोड है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का होना, बहुत थक गए आप तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं होगा, ठीक है। इन सबको आप समझ लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ लोड बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, ठीक है, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आपका ट्रेनिंग पूरा इसी पर आधारित है। देखिए, लोड वॉल्यूम, लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के क्या करेंगे? विपरीत कार्य करेंगे। किसी भी ट्रेनिंग में अगर वॉल्यूम ज्यादा है, ट्रेनिंग 2 घंटे की है, तो इंटेंसिटी आपका क्या 100% का हो पाएगा? नहीं ना। नहीं। तो इंटेंसिटी छोटा होगा, कम होगा। और जहां आपसे बोला जाए कि सिर्फ आपको 5 मिनट वर्कआउट करना है, तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, 90% से 100% आप कर देंगे। तो हमेशा अपोजिट चलता है, वॉल्यूम, लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये एक दूसरे के विपरीत हमेशा रहेगा। ये एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये है क्या लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ लोड। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी समझ गए, पूरा ट्रेनिंग इसी पर बेस्ड है। पूरी ट्रेनिंग में यही चीज बताई जाती है, लोड वॉल्यूम या ट्रेनिंग लोड और इंटेंसिटी ऑफ लोड एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। जैसे ही हमने लोड बढ़ाया तो हमारा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और जहां हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ लोड यानी कार्य करने का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो एक बात यकीन मान के चलिए कि स्पोर्ट ट्रेनिंग से आपका कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, वो कभी गलत नहीं होगा। सर, हाँ, तो इंटेंसिटी गेम के दौरान ज्यादा रहेगी? हाँ, हाँ, वेरी गुड। अगर हम कंपटीशन खेल रहे हैं, मेन कंपटीशन हमारा है, तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, वहां पे हम अपना 100% का एफर्ट लगाएंगे, भले ही हमारा मैराथन इवेंट क्यों नहीं हो। लेकिन इंटेंसिटी का सिर्फ आप मतलब स्पीड और वर्कआउट से मत समझिए। इंटेंसिटी आपको कहां चाहिए? जहां पर आपको हायर परफॉर्मेंस अचीव करना है, और जब आपको प्रैक्टिस करना है तो लोड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ेगा तभी तो आपके फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस बढ़ेंगे, तभी तो आपके ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस के समय, ट्रेनिंग के समय वॉल्यूम को ज्यादा रखते हैं और इंटेंसिटी को कम रखते हैं। समझ में आया बात? अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फेज में लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी कम और ज्यादा होता है, यही पूछता है। अगर आप अच्छे लेवल पे क्वेश्चन का जब जाएंगे, नेट वगैरह लेवल पे, तो यही चीजें फंसाता है लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग लोड जो दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी ट्रेनिंग के अंतर्गत, तो उसके अंदर 4 प्रिंसिपल, मतलब 4 प्रिंसिपल होते हैं। फिट का प्रिंसिपल लगाया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ टास्क। कोई टास्क उसको दिया है तो उसको कितनी बार उस चीज को दोहरानी है, टास्क को। अब जैसे मैंने आपको रोप स्कीपिंग दिया, तो अब एक बार रोप स्कीपिंग करने से क्या आपके अंदर आ जाएगा क्या वो स्टेमिना? नहीं ना। तो कम से कम 50 से 60 हमने रिपीटिशन दिया या 100 रिपीटिशन दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला पुशअप करो, आपका मुझे अपर चेस्ट और शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैंने आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज सुझाया कि आप पुशअप्स करना है। अब मैंने आपको 20 पुशअप बोला रिपीटिशन में करने हैं, तो आप ये बताइए कि क्या एक पुशअप या 2 पुशअप करने से आपके अंदर स्टैमिना वो बढ़ जाएगा? स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा ना। तो वहां पर हर एक, जब भी आपको लोड मिलेगा, वहां उस लोड की फ्रीक्वेंसी होगी, इंटेंसिटी होगी, डिग्री ऑफ एफर्ट
एंड स्पीड ऑफ वर्कआउट इज 100% बेस्ट स्टेबिलिटी का कितना लगाना है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम, कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो, इसी को हम कहेंगे लोड वॉल्यूम। लोड वॉल्यूम, कितने समय के लिए आप वो टास्क को करते हो, इसी को हम कहते हैं लोड वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है टाइप, टाइप मतलब कि किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब एक्सरसाइज के भी टाइप होते हैं, जनरल नेचर में कर रहे हो, स्पेसिफिक नेचर में कर रहे हो, है ना, किस प्रकार के कर रहे हो, या उसमें जो मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मोटर मूवमेंट जो आप कर रहे हो वो किस प्रकार का मूवमेंट है, कितने ज्यादा आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं मोटर एक्शन करने में, ये होता है टाइप, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज और एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है एडॉप्टेशन। जैसे ही हमको किसी को लोड मिलता है तो लोड के बाद हम क्या देते हैं, रिकवरी देते हैं, और जैसे ही किसी को रिकवरी मिलता है यानी रेस्ट का पोजीशन मिलता है तो वो जो पिछला टास्क उसको दिया गया है उसका सक्सेसफुल एडॉप्टेशन हो जाना, मतलब उसका ग्रहण कर लेना। हमारी जो क्षमता, हमारा जो फिजियोलॉजिकल, हमारे जानते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की सबसे अच्छी खूबी क्या होती है ना, कि उसको हम कोई भी नया सिचुएशन देते हैं, 2-4 दिन उस सिचुएशन पर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर वो उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती है, कर लेती है कि नहीं कर लेती है, अपनी क्षमता को उसके हिसाब से ढाल लेती है। हम इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग कहीं किसी इन्वायरमेंट में भी जाए, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हमको दिक्कत होगी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, फिर हमारी बॉडी भी उस इन्वायरमेंट के समय अपना तालमेल बैठा लेती है, उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग लोड के साथ होता है, जब भी हम ट्रेनिंग लोड देते हैं और ट्रेनिंग लोड के बाद जब आपको प्रॉपर रिकवरी मिलती है, लेकिन रिकवरी नहीं मिलेगा तो अडॉप्टेशन नहीं होगा, तो वहीं पर आपका जो लोड को अडॉप्ट कर लिया गया, और ये पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि अडॉप्ट हुआ है कि नहीं, इसका पता तब चलेगा आपके जो फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तब, यानी कि पिछला टास्क, जब आपको पिछला टास्क मिला और अगला टास्क में लोड बढ़ाया गया और अगले टास्क के लोड को करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि आपका एडॉप्टेशन पिछले लोड से हो चुका है। समझ में आ रही बात? देखिए, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि जो मैं समझा रहा हूं। मैंने बोला था कि फिजिकल एजुकेशन में जो स्पोर्ट ट्रेनिंग वाला चैप्टर है ये टोटली बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी नहीं होगी आप इनको नहीं समझ पाओगे, और यही सब चीजें समझना है। 4-5 खाली बस इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड, लोड वॉल्यूम, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, बस 4-5 चीजें आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे, पूरा स्पोर्ट ट्रेनिंग इसी पर बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, फिर आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, यदि रिपीटिशन बढ़ा दिए जाए तो क्या लोड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना? हाँ, एकदम बढ़ेगा। रिपीटिशन बढ़ा दिया, लोड वॉल्यूम बढ़ गया। ड्यूरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा रिपीटिशन बढ़ाने से? हमने हमेशा बताया था कि आप लोड वॉल्यूम को एज अ ड्यूरेशन आप उसको काउंट करिए, ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट, तो उसका लोड निश्चित है बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि लोड वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ लोड हमेशा एक दूसरे के विपरीत संबंध में होते हैं। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा लोड का तो इंटेंसिटी ऑफ लोड कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ लोड अडॉप्टेशन, कैसे किसी का लोड अडॉप्ट होता है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, यहां पर समझिएगा। ये हमारा जो है, ये लाइन जो दिया है ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, मतलब नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। और अभी क्या हुआ, हमें एक प्रॉपर लोड मिला, लोड मिलते ही हमारी बॉडी देखिए एक टास्क करने गई, टास्क के बाद हमें एक प्रॉपर रिकवरी मिली। तो जब हमें प्रॉपर रिकवरी मिलती है
तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अपने पुराने लेवल पे ना जाके ऊपर थोड़ा सा और कैपेसिटी को बढ़ा लेता है। तो देखिए, जब और कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, फिर हमको टास्क मिला, फिर हमें टास्क मिला, ठीक है। अब आप देखिएगा मैंने ये क्या बनाया है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, फिर हमको हमारा पिछला परफॉर्मेंस को भी ऊपर, हमारा जो लेवल था फिजियोलॉजिकल सिस्टम का, ये हमारा लेवल था, लेकिन हमको अच्छा अगर लोड मिला, सही लोड मिला, हमारी क्षमता के अनुसार ऑप्टिमल लोड मिला और ऑप्टिमल रिकवरी मिली, ठीक है। तो इसके कारण क्या आपको देखने को मिला चेंजेस आपके बॉडी के अंदर। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम थी भाई, होता क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी तो बढ़ती है लोड के कारण, तभी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, और कुछ नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बार बार बोल रहा हूं, यानी आपके ऑर्गन्स की कैपेसिटी। जैसे आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग वाले प्लेयर है या इंड्योरेंस डोमिनेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर है, तो आपके लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उनकी क्षमता बढ़ेगी, तभी आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा हमारा, अब देखिए हमारा, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए आपका लेवल पहले यहां पे था, आपने लोड को परफॉर्म किया, आपका लेवल कहां पहुंच गया, लेवल इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और जब भी देखिए एक बात बता दूं आपको, एक वर्ड बोला जाता है सुपर कंपनसेशन। सुपर कंपनसेशन वर्ड क्या होता है, जब भी किसी खिलाड़ी को लोड मिले और प्रॉपर रिकवरी मिले और उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस से ऊपर की तरफ रिकवर करे, मतलब ऊपर की तरफ एडॉप्ट कर ले, यानी कि जब लोड का सही से एडॉप्टेशन हो जाना, लोड का सही से एडॉप्टेशन, यानी पिछला एडॉप्टेशन कर लिया, तभी तो ये परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, तभी तो अपना लेवल को बढ़ा लिया। फिर हमने उसको लोड दिया इधर, फिर हमने उसको लोड दिया और फिर यहाँ पे रिकवरी दिया, फिर वो परफॉर्मेंस को बढ़ा लिया। तो ऐसे अगर हम प्रॉपर रिकवरी और प्रॉपर लोड देते जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इसी तरह से फिजियोलॉजिकल सिस्टम के परफॉर्मेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जब भी हमारा पिछली परफॉर्म मतलब कोई भी लोड अगर सक्सेसफुल हो जाता है, यानी हमारी बॉडी ने उसको अच्छे से अडॉप्ट करके परफॉर्मेंस को बढ़ा लिया पिछले वाले को, तो उसी फेज को, जिस फेज में आपका लोड अडॉप्ट हुआ था पिछला वाला, उसके लेवल से ऊपर जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सुपर कंपनसेशन फेज। क्या कहते हैं, सुपर कंपनसेशन फेज। सुना है, ये क्वेश्चन आता है। जी सर। सर एक बार फिर से रिपीट जी सर। कर सुपर कंपनसेशन। देखिए जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि आपको ये आपका नॉर्मल बॉडी स्टेट है, आपको लोड मिलता है तो परफॉर्मेंस भी तो आपका, धीरे थकेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आपके नॉर्मल से नीचे जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, ये बताइए पहले आप। बिल्कुल सर। आपकी बॉडी थकेगी तो आपका परफॉर्मेंस लेवल से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, सिस्टम पहले सिस्टम हमारा नीचे जाएगा, मतलब उसको थकान हो रही है। फिर हमने क्या किया, प्रॉपर रिकवरी दे दिया, प्रॉपर रिकवरी दिया, धीरे धीरे फिर वो अपने नॉर्मल स्टेट से ऊपर आने लगा। जब हमने प्रॉपर रिकवरी दिया तो सिर्फ वो अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आया, उसने अपना एक नया लेवल सेट किया, यानी कि पिछली जो कैपेसिटी थी हमारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स की, वो उससे थोड़ी ऊपर चली गई, ठीक है, रिकवरी देने के बाद उससे ऊपर चली गई। तो यानी जो पिछला लेवल था हमने उसको आराम से अडॉप्ट कर लिया, ये लेवल हमारा अडॉप्ट हो गया, हमारा लेवल आगे बढ़ गया। तो इसी जो हमारा पिछला, देखिए सक्सेसफुल एडॉप्टेशन ऑफ लोड, किसी भी लोड का अडॉप्ट हो जाना है ना, उसी को हम कहते हैं सुपर कंपनसेशन। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा पता कैसे चलेगा कि आपका वो लोड अडॉप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैंने भी बताया था ना कैसे पता चलेगा। जब आपका अडॉप्ट हो जाएगा लोड तो आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरा लोड आपको लेने में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर वही चीज आपको दिक्कत महसूस हो रही, दूसरा बार आपसे टास्क कराया गया
और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत दिक्कत में हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो लोड नहीं था, वो आपके लिए ओवरलोड है। बस कोच को यही चीज पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है कि क्या उसके लिए ऑप्टिमल लोड है खिलाड़ी के लिए, किसी खिलाड़ी के लिए, और क्या किसी खिलाड़ी के लिए ओवरलोड होता है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है। अब ओवरलोड क्या होता है? तो जब भी द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्टेट ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इज डिस्टर्ब, जब किसी खिलाड़ी का जो नॉर्मल ऑप्टिमल ट्रेनिंग लोड है, ठीक है, जब हमने उसको लोड दिया और उसका क्या हुआ, उसके जो फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स है, जब देखिए ओवरलोड देंगे ना तो ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस, फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स पिछले वाले लोड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, वो जबकि और परफॉर्मेंस को गिरा देंगे। अगर हमने सिर्फ आपको लोड दिया और हमने प्रॉपर रिकवरी आपको नहीं दिया, ऐसे रिकवरी दे दिया, तो आपका परफॉर्मेंस गिरने लगेगा। तो ये जब नॉर्मल लेवल से परफॉर्मेंस आपका नीचे की तरफ डाउन होने लगा तो ये ओवरलोड हो गया, क्योंकि अगर हम सही रिकवरी, सही लोड देंगे तो परफॉर्मेंस ऊपर बढ़ेगा, ना कि नीचे जाएगा। तो बस यही चीज समझना है। ओवरलोड मतलब क्या है कि जब आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगे, कुछ सिम्टम्स आपको दिखने लगे ट्रेनिंग के दौरान, तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि वो आपका ओवरलोड हो गया। अब ये कैसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, आइए समझते हैं। अब देखिए सिम्टम्स आपको दिखेंगे, फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड्स, आपका ट्रेनिंग कोच जो है उसने सही से नहीं दिया, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस, आपने रिकवरी के समय में ठीक से रिकवरी नहीं किया है, रिकवरी फेज भी प्रॉपर होना चाहिए, रैपिड इंक्रीज इन द लोड, दस एडॉप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगर हमने फटाफट फटाफट आपका खाली ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ाता गया, उसका एडॉप्टेशन के लिए ठीक समय आपको नहीं दिया, रिकवरी का ठीक टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, तो वहां भी आपका क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। हाई वॉल्यूम ऑफ लोड विथ मैक्सिमम और सब मैक्सिमम इंटेंसिटी, बहुत हमने हाई वॉल्यूम भी रखा, विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी भी रख दिया। अगर हम इंटेंसिटी भी बोल रहे तेजी से करो और प्लस हम लोड भी बोले तेजी से, मतलब ज्यादा करो, तो क्या परफॉर्मेंस बढ़ेगा? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि लोड वॉल्यूम और लोड इंटेंसिटी हमेशा क्या होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, है ना। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि हाई वॉल्यूम लोड ऑफ विथ और सब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बोल रहा है, हाई वॉल्यूम लोड भी बोल रहा है, दोनों पॉसिबल ही नहीं है, ये तुरंत ओवरलोड हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन पर होगा, लेकिन वो बहुत टॉप प्लेयर होते हैं, जो एलीट स्पोर्ट्स होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग इतना मजबूत कर रखा है, इन्होंने 4-4 साल 5-5 साल ट्रेनिंग को दिया है, उनका होगा ऐसा। सब अभी नया प्लेयर आया है और तुरंत नहीं हो पाता है। फोर्स टेक्निकल ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स, बहुत ज्यादा हम टेक्निकल चीजों को लगे बताने ट्रेनिंग में, खिलाड़ी को लगे बहुत उल्टे सीधे मूवमेंट्स कराने, तो भी वो ओवरलोड बन जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलोड के हैं, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सिम्टम्स बड़ा देखने वाले हैं कि ओवरलोड क्या है, कॉजेज ऑफ ओवरलोड क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड क्या है। ये था कॉजेज ऑफ ओवरलोड। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बोलते हैं बायोमोटर एबिलिटीज, मतलब हमारे जो बायो क्षमताएं होती है, जैविक क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में बात होता है। ठीक है, तो बायोमोटर एबिलिटीज क्या होता है ये जान लेते हैं। कंप्लीट फिजिकल प्रिपरेशन टू अचीव अ हाई लेवल परफॉर्मेंस, आपकी पूरी जैविक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, जैविक क्षमता क्या होती है? अब यही जैविक क्षमता यानी आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके क्षमता का बढ़ाना। ठीक है, इनकी क्षमताओं को बढ़ाना क्या कहलाएगा? इनकी क्षमताओं को बढ़ाना ही
आपका बायोमोटर एबिलिटीज कहलाएगा। कंप्लीट फिजिकल प्रिपरेशन टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट बायोमोटर एबिलिटीज एंड मोटर क्वालिटीज। अब देखिए बायोमोटर एबिलिटीज क्या हो गया होती है, जैविक क्षमता हमारी कौन कौन सी है, स्ट्रेंथ होती है, स्पीड है, इंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड कोऑर्डिनेशन है। अब आपने इनको फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट भी सुना होगा, इनका नाम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में भी सुना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक नया वर्ड बताया बायोमोटर एबिलिटीज, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर गत इनको बायोमोटर एबिलिटीज बोला जाता है, ना कि फिजिकल फिटनेस। क्योंकि फिजिकल फिटनेस ऐसा होता है कि दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और एक होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, है ना। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी की बात हो रही है। अब खिलाड़ी बायोमोटर यानी उसकी पूरी क्षमता को बढ़ाना, तो हेल्थ के साथ साथ परफॉर्मेंस वाले भी जितने मोटर टास्क होंगे उसके टाइप्स में ये चीज बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर नया टर्म्स यूज किया गया बायोमोटर एबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए बायोमोटर एबिलिटीज में स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इंड्योरेंस को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बढ़ाना है। अब आप मुझसे बोलेंगे सर परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत क्या क्या आता है, पावर आता है और क्या आता है, रिएक्शन टाइम आता है। यस यस तो ये सब तो हम डेवलप करेंगे ना। अब देखिए आप इस पावर को पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के टाइप्स के अंदर, रिएक्शन टाइम को पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंतर्गत, बैलेंस एबिलिटी ये भी आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डेवलप, व्हाट आर द मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव। पहले एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इनके टाइप्स को जानेंगे और उसके बाद इनके इम्प्रूविंग मेथड्स को भी जानेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव दिस बायोमोटर एबिलिटीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल के लिए फिर मिलते हैं, आज का क्लास यहीं पर होता है। एक बार आप